नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो अमरू जो है उन्हें हिंदी का आदि कवि माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। और इसके अगर मैं बात करूं रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। ठीक है, चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज के समकालीन और उनके बचपन के मित्र भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु की अगर मैं बात करूं तो परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 है। और लिखा किसने है? तो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। और परीक्षा गुरु के संबंध में शुक्ल जी ने स्वयं कहा है कि यह अंग्रेजी ढंग का लिखा हुआ पहला हिंदी उपन्यास है। अंग्रेजी ढंग में लिखा हुआ पहला हिंदी उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है साकेत को माना जाता है। साकेत अवधि का शब्द है जिसका अर्थ होता है रामायण। अगर मैं साकेत की बात करूं तो साकेत लिखा किसने है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है साकेत। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932 है। ठीक है, 1932 में जो है साकेत को प्रकाशित किया गया था। और साकेत का जो नवम सर्ग है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उर्मिला की जो है करुण वेदना का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का जनक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कौन है, तो भी आपका जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो समय है भारतेंदु काल, उसमें गद्य विधा का जो है काफ़ी विकास हुआ है। सबसे अधिक विकास जो है गद्य विधा का वो भारतेंदु युग में ही माना जाता है। तो इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम रिपोर्तार्ज किसने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने पहला रिपोर्तार्ज लिखा है। छायावाद के प्रथम कवि कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रथम कवि माना जाता है। जो जयशंकर प्रसाद है उन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगवाद के जनक कौन थे? तो प्रयोगवाद के जनक मुक्तिबोध हैं। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक कौन है? मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, नई कविता का जनक कौन है? तो रामविलास शर्मा को नई कविता का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है उसे लिखने वाले थे फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी। और उनका जो आप कह लीजिए इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है? इस्तावर द लेतरेतुर एंदुस तानी। इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो है 1839 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है? तो माटी की मूर्तें रेखा चित्रों का संग्रह है, जिसमें 13 रेखा चित्र संग्रहित हैं। पहले 12 थे, लेकिन एक जो है बाद में इसमें जोड़ा गया है। और ये लिखा किसने है? तो माटी की मूर्तें जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के अंतिम अध्याय का नाम क्या है? तो भारतीय संस्कृति और यूरोप संस्कृति के 4 अध्याय का अंतिम अध्याय है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति का प्रकाशन समय क्या है? तो माटी की मूर्ति 1946 में प्रकाशित हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की यह संस्मरण है। अगला प्रश्न देखिए, एक साहित्यक की डायरी कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो एक साहित्यक की डायरी जो है 13 प्रकरणों में विभक्त है। और एक साहित्यक की डायरी लिखी किसने है? तो इसको लिखा है राहुल साकृत्यायन जी ने जो है इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो लाल तारा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक साहित्यक की डायरी के किस प्रकरण में कला के तीनों क्षणों का वर्णन है? तो उनके प्रथम प्रकरण में तीसरा क्षण जो है उसमें तीनों क्षणों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मुर्धिया आत्मकथा का वर्ण्य विषय क्या है? तो मुर्धिया जो है आत्मकथा है, लेकिन मुर्धिया किसकी आत्मकथा है? तो तुलसीदास जी की यह आत्मकथा है। तुलसीदास जो कि एक
दलित रचनाकार हुए हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा मुर्दिया नाम से लिखी है। मुर्दिया का अर्थ होता है जहाँ पर जो है पशु या इंसानों को जलाया जाता है, उस जगह को मुर्दिया कहा जाता है। ठीक है, अगर मुर्दिया के वर्ण्य विषय की बात की जाए तो इसमें ग्रामीण परिवारों में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनकी दशा का भी वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भोलाराम का जीव किस प्रकार की कहानी है? तो भोलाराम का जीव जो है एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें जो है सरकारी महकमे में किस तरह से घूस और रिश्वत चलती है उसका व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया गया है। भोलाराम जिसकी मृत्यु के पश्चात भी उसको जो है पेंशन नहीं दी जाती और उसकी जो पेंशन की फाइल होती है वो रिश्वत के लिए रुकी हुई होती है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो तुलसीदास की आत्मकथा जिसका नाम मुर्दिया, जो कि नेट और HPSC के सिलेबस में भी लगी हुई है, मुर्दिया पहला पार्ट लगा हुआ है। उनकी आत्मकथा के 2 भाग है, पहला भाग मुर्दिया और दूसरा है मणिकर्णिका। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? अगला प्रश्न, तो मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद को छायावाद का नाम दिया है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? तो भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी है। आगे प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। आगे देखिए, छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? तो झरना को जो है हिंदी की पहली छायावादी कविता माना जाता है। अगर मैं झरना की बात करूँ तो 1918 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है और किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है रचना है और यहीं से छायावाद का आरंभ भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो देरिदा को जो है विखंडनवाद का जनक माना जाता है, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान है। आगे देखिए, विरेचन का सिद्धांत किसका है? तो विरेचन का सिद्धांत दिया है अरस्तु ने। विरेचन की अगर हम बात करें तो देखिए, जो पहले समय में जो है चिकित्सक जो होते थे वो विरेचन शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसका अर्थ होता था शुद्धिकरण। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता था? शुद्धिकरण। ठीक है, तो शुद्धिकरण का सिद्धांत या विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? तो पंत जी ऐसा कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न है, निबंध को गद्य का निष्कर्ष किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है निबंध को गद्य का निष्कर्ष मानते हैं। आगे देखिए, हिंदी कविता में मासलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को हिंदी कविता में मासलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अधूरी पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? तो जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई थे। लेकिन चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो को पूर्ण नहीं किया था, बल्कि वह पृथ्वीराज को बचाने के लिए उनके साथ चले गए थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है अपूर्ण ही छोड़ दिया था और उन्हें अपने पुत्र जलहन को दे दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जलहन ने जो है पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा जी है। महादेवी वर्मा जी छायावाद की एक प्रमुख हस्ताक्षर है और इन्हें छायावाद में जो है दुर्गा भी कहा जाता है। आगे देखिए, अरुणिय मधुमेह देश हमारा पंक्ति के रचयिता कौन है? तो अरुणिय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान पथिक को मिलता एक सहारा, यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिन्हें मैं बता रही हूँ, ये परीक्षा में पूछी जाती है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, कीरति भनीति भूति भली सोई, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास जी की यह पंक्तियां हैं। आगे देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है संतन को कहाँ सीकरी सो काम कुंभनदास जी की पंक्ति है। जब कुंभनदास जी को अकबर ने आदेश देकर अपने फतेहपुर सीकरी महल में बुलाया, तब कुंभनदास ने जो है उनके संदेश को यह संदेश देकर भेजा था।
अगला प्रश्न है, मोहिका हंसे सी की कहो रही किसने कहा है? तो जायसी ने यह शब्द जो कथन है शेरशाह से कहे हैं। अगला प्रश्न, मैं पुनि निज गुरु सनसनी कथा सो सकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो मैं पुनि निज गुरु सनसनी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। मोहिका हंसेसी की कहो रही किसने कहा है? तो जायसी ने शेरशाह से कहा है। अगला प्रश्न देखिए, मैं पुनि निज गुरु सनसुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो तुलसीदास जी का है। ठीक है, आगे देखिए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की जो है ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, साहित्य जगत की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का जो है संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो श्याम नारायण पांडे जो है हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। और जो ये हल्दी घाटी जो है वीर रस खंड काव्य है। ठीक है, इसमें 17 सर्ग हैं। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। किसी ने इसको ईसाइयों की देन कहा है, किसी ने इसको जो है मुस्लिम आक्रांताओं के कारण उत्पन्न माना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसी से प्रभावित या फिर किसी आक्रांता के भय से जो है उत्पन्न नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई पड़ती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल जी जो है भारतीय साहित्य के प्रमुख आलोचक कहे जा सकते हैं। इन्होंने विधेयवादी पद्धति में जो है साहित्य की रचना, इतिहास साहित्य की जो है रचना की है। अगला प्रश्न है, निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है? तो निबंध को जो है स्वाधीन चिंता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की क्लासेस होती हैं, तो आप जो है हिंदी की तैयारी बेहतर करने के लिए भाषा अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।